कोई वर्क आपके अभी तक काम में आया है जिससे आपको ऐसा लगता है कि हाँ, इस तरह के काम ने मेरा बिल्कुल दृष्टिकोण ही बदल के रख दिया? आर्कियोलॉजी में ऐसा है कि हर काम कुछ ना कुछ, जैसे कि इट्स लाइक जैसे पहले बोलते हैं ना, आर्कियोलॉजी में जो एक्सकवेशन होता है वो एक डिटेक्टिव नॉवल पढ़ रहा है वैसा ही होता है। तो हर जो एक्सकवेशन हो, हर काम हो, एक एक जो पन्ना पलटते हैं ना हम लोग डिटेक्टिव नॉवल, ऐसा ही हम लोग को महसूस होता है। इसलिए हम लोग एक इंसिडेंट नहीं बोल सकते, कुछ भी एक एक एक्सपीरियंस जो है वो मेरे लिए एक नया दृष्टिकोण लेके आता है। तो जैसा कि आपने बताया कि बुद्ध के ऊपर आधारित आपका परियोजना कार्य रहा है, शोध का विषय रहा है, तो हम ये जानना चाहते हैं कि बुद्ध की किन टीचिंग्स ने आपको प्रभावित किया है, स्पेशली इन योर वर्क? मेरे वर्क में क्या है कि वो मालदीव्स में जो बुद्धिज़्म है वो एंटायरली जो इंडिया में जो प्रैक्टिस हुआ उससे डिफरेंट रहा। वो तांत्रिक बुद्धिज़्म के ऊपर है। नमस्कार, हमारे सभी दर्शकों को हम इस विक्रमोत्सव की ओर से बहुत बहुत आप सबका स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। मैं डॉक्टर नीता जाधव, फैकल्टी ऑफ जूलॉजी, गवर्नमेंट कॉलेज माकड़ों, और मैं स्वागत करती हूँ हमारी अतिथि डॉक्टर स्मिता मैडम का। सबसे पहले मैं मैडम का परिचय देना चाहूँगी। मैडम अधीक्षण पुरातत्वविद हैं, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण आगरा मंडल से हमारे बीच पधारी हैं, और विक्रमोत्सव में मैडम का आज लेक्चर भी रहा है, काफ़ी सराहनीय लेक्चर रहा है मैडम का। बहुत बहुत उसके लिए हम आपका आभार व्यक्त करते हैं। और अब हम एक सफ़र पे चलते हैं जिसमें हम जानेंगे कि पुरातत्व से जुड़े इनके अनुभव क्या रहे हैं, और एक महिला होने के नाते इस क्षेत्र में मैडम का क्या योगदान रहा है, और इस पुरातत्व को वो आने वाले स्वर्णिम भारत में किस स्थान पर देखती हैं। तो हम एक औपचारिक परिचय शुरू करते हैं आपके पुनः स्वागत के साथ। तो डॉक्टर स्मिता मैडम, हम आपसे आपका थोड़ा सा पर्सनल इंट्रोडक्शन चाहेंगे। मैं बेसिकली केरला से बिलोंग करती हूँ, और मेरा पढ़ाई वगैरह केरला से हुई है, पीजी वगैरह। उसके बाद मेरा डॉक्टरेट हुआ है एमएस यूनिवर्सिटी बड़ौदा से। 2013 में मैंने आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ज्वाइन किया, और अभी मैं सुपरिटेंडिंग आर्कियोलॉजिस्ट हूँ, अधीक्षण पुरातत्वविद के पद में आगरा मंडल आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया में काम कर रही हूँ। क्या आप ये बताना चाहेंगी कि पुरातत्व क्षेत्र में आने की आपको प्रेरणा कहाँ से मिली? सच बोले तो आर्कियोलॉजी में मेरा जो एंट्री है वो एक्सीडेंटली हुआ है, लेकिन आने के बाद मुझे इंटरेस्ट स्टार्ट हुई, क्योंकि मुझे यूजुअली विजुअल आर्ट में ज़्यादा इंटरेस्ट थे। लेकिन एक्सीडेंटली जब ये पहली बार केरला में एमए आर्कियोलॉजी शुरू हुआ तो मैंने अप्लाई किया, मिल गया। ज्वाइन करने के बाद मुझे पता चला कि ये बहुत इंटरेस्टिंग एक फील्ड है। देन आई स्टार्टेड वर्किंग ऑन इट। उसके बाद मैंने यूजीसी क्लियर कर लिया, उसके बाद पीजी डिप्लोमा इन आर्कियोलॉजी इंस्टीट्यूट ऑफ आर्कियोलॉजी में किया। उसके बाद मैंने रिसर्च के लिए ज्वाइन किया एमएस यूनिवर्सिटी में। तो ग्रेजुअली उसमें जो इंटरेस्ट है वो स्टार्ट हो गए। तो अभी आई एम लाइक वेरी हैप्पी विद दिस प्रोफेशन। और मैं ये भी बोलना चाहती हूँ, जो क्रिएटिव जो विजुअल आर्ट्स का जो है वो मैं आर्कियोलॉजी में भी अप्लाई करती हूँ, क्योंकि जो भी है फोटोग्राफी हो या कुछ भी हो आर्कियोलॉजी, उसमें जो सिमेट्री का और हर चीज़ का फ्रेम वगैरह मैं ज़्यादा ध्यान देखती हूँ कि डॉक्यूमेंटेशन का प्रोसेस भी बहुत अच्छे तरह से हो जाए। मतलब द वर्ड सिमेट्री। यस, तो सिमेट्री पे आप ज़्यादा फोकस करती हैं। अच्छा मैडम, आपके रिसर्च का मेन टॉपिक क्या रहा? मेरा रिसर्च का टॉपिक है द रोल ऑफ बुद्धिज़्म इन द डेवलपमेंट ऑफ अर्बन सेंटर्स इन मालदीव्स आइलैंड्स। उसमें जो है साउथ इंडिया और श्रीलंका और मालदीव्स का कल्चरल कॉन्टैक्ट्स बुद्धिज़्म के थ्रू जो हुआ है उसके बारे में था, एमएस यूनिवर्सिटी बड़ौदा में अंडर द गाइडेंस ऑफ प्रोफेसर कृष्णन। ऐसा कोई वर्क आपके अभी तक काम में आया है जिससे आपको ऐसा लगता है कि हाँ, इस तरह के काम ने मेरा बिल्कुल दृष्टिकोण ही बदल के रख दिया? आर्कियोलॉजी में ऐसा है कि हर काम कुछ ना कुछ, जैसे कि इट्स लाइक जैसे पहले बोलते हैं ना, आर्कियोलॉजी में जो एक्सकवेशन होता है वो एक डिटेक्टिव नॉवल पढ़ रहा है वैसा ही होता है। तो हर जो एक्सकवेशन हो, हर काम हो, एक एक जो पन्ना पलटते हैं ना हम लोग डिटेक्टिव नॉवल, ऐसा ही हम लोग को महसूस होता है। इसलिए हम लोग एक इंसिडेंट नहीं बोल सकते, कुछ भी एक एक एक्सपीरियंस जो है वो मेरे लिए एक नया दृष्टिकोण लेके आता है। तो जैसा कि आपने बताया कि बुद्ध के ऊपर आधारित आपका परियोजना कार्य रहा है, शोध का विषय रहा है, तो हम ये जानना चाहते हैं कि बुद्ध की किन टीचिंग्स ने आपको प्रभावित किया है, स्पेशली इन योर वर्क? मेरे वर्क में क्या है कि वो मालदीव्स में जो बुद्धिज़्म है वो एंटायरली जो इंडिया में जो प्रैक्टिस हुआ उससे डिफरेंट रहा है। वो तांत्रिक बुद्धिज़्म के ऊपर है। तो उसमें उधर जो 1153 AD तक जो बुद्धिज़्म प्रिवेलेंट थे वो एंटायर डिफरेंट फ्रॉम जो इंडियन मेनलैंड और श्रीलंका से इसमें थे। तो उधर का जो है ज़्यादातर पीसफुल नेचर का नहीं था,
उसमें बहुत सारा तांत्रिक हिम्स वगैरह जो 5 से ब्लैक मैजिक का भी एविडेंस मिल रहे थे। तो इसलिए मतलब मुझे उस टाइम पे एहसास हुआ कि जो हम लोगों ने सोच के आते हैं कि जो बुद्धिज़्म में जो बहुत पीसफुल तरीके से जो होता है, उससे थोड़ा हट के मुझे महसूस हुआ कि मालदीव्स में जो प्रिवेलेंट थे वो तांत्रिक चीज़ों में ज़्यादातर वो लोगों का फोकस रहा। तो मैडम मैं जानना चाहूँगी, जैसे आपने शब्द इस्तेमाल किया तांत्रिक, तो क्या भारत के अंदर या भारत के बाहर ये दो तरह के बुद्धिज़्म देखने को मिलते हैं? नहीं, तांत्रिक बुद्धिज़्म तो लेटर पीरियड में सभी जगह पे थे। तो वो ये जो मालदीव्स के जो बारे में बोल रहे हैं तो वो लेटर पीरियड का ही था। जैसे कि अगर तिब्बत और भूटान वगैरह में भी जाते हैं तो तांत्रिक बुद्धिज़्म वॉज प्रिवेलेंट वंस अपॉन अ टाइम। कॉमन है, मतलब ये देखने को मिला है आर्कियोलॉजी में हर जगह। और भारत के संदर्भ में अभी आप क्या महसूस करती हैं कि आर्कियोलॉजी का जो डायरेक्शन है वो किस दिशा में जा रहा है? किस दिशा में जा रहे हैं उसमें बात करने से अच्छा है कि किस दिशा में जाना चाहिए, वो उसके बारे में बात करना चाहती हूँ। जैसे कि हम लोग को प्रॉब्लम ओरिएंटेड चीज़ों में रिसर्च करना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल बोलना चाहती हूँ, क्योंकि आजकल ज़्यादातर स्टूडेंट्स से PhD करते हैं आर्कियोलॉजी ऑफ सो एंड सो रीजन, आर्कियोलॉजी ऑफ दिस रीजन। उससे अलावा हम लोग को प्रॉब्लम ओरिएंटेड एक प्रॉब्लम को करके केस स्टडी के रूप में जो करेंगे तो उसमें ज़्यादा हम लोगों को आउटपुट दे सकते हैं। इंस्टेड ऑफ बाकी जो आर्कियोलॉजी ऑफ ए पर्टिकुलर रीजन हम लोग बोलेंगे दैट वुड बी लाइक अ डेटा कलेक्शन टाइप ऑफ हो जाएगा। तो उसमें स्टूडेंट्स को ऐसा आना चाहिए कि एक प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करके उसको अच्छी तरह से ऑब्जेक्टिव, उसका जो स्कोप, हर चीज़ को दे के हाइपोथेसिस बना के उसका जो अच्छी तरह से वो प्रॉब्लम को सॉल्व करने का कोशिश करना चाहिए इंस्टेड ऑफ डॉक्यूमेंटिंग साइट्स। तो वो उसमें ज़्यादा ध्यान होने की ज़रूरत है, ऐसा मुझे लगता है। जनरली जैसे कॉमन मैन समझता है कि आर्कियोलॉजी मतलब एक एक्सकेवेशन, मंदिरों की खुदाई और भी तरह तरह की खुदाई, तो खुदाई से ही वो सिर्फ आर्कियोलॉजी का मीनिंग समझता है। क्या इसके विपरीत कोई आर्कियोलॉजी का गहरा अर्थ निकलता है? ज़रूर, क्योंकि एक्सकवेशन एक पार्ट है, मेजर पार्ट है, उसमें हम लोगों को एविडेंस मिलता है। तो आजकल ऐसा साइंटिफिक मेथड्स होता है इंस्टेड ऑफ जो नॉन इन्वेसिव जैसे कि फॉर एग्जांपल आर्कियोलॉजिकल एक्सकवेशन ऑल्सो इट्स अ टाइप ऑफ डिस्ट्रक्शन। अगर प्रॉपरली डॉक्यूमेंट नहीं करेंगे तो एक बार खुदाई करने के बाद अगर प्रॉपरली डॉक्यूमेंट नहीं करें, हम लोग उसको फिलअप कर देते हैं, फिर सालों के बाद कोई रीएक्सकेवेट करते हैं, ऐसा प्रोसेस होता है। तो आजकल ऐसा हमारे पास टेक्निक्स है, इंस्टेड ऑफ डिगिंग हम लोग जैसे कि फॉर एग्जांपल ग्राउंड पेनिट्रेटिंग रेडार और लिडार सर्वे से हम लोग को अंदर क्या होता है वो सब हमको पता चल जाता है, और ऐसा जगह पे हम लोग फाइंड आउट करके हम लोग एक्सकवेशन कर सकते हैं। और कुछ ऐसा भी हमारे पास टेक्निक्स है, लिडार सर्वे, फोटोग्रामेट्री और स्कैनिंग मेथड्स यूज़ करके सब सरफेस पे, जैसे कि हैदराबाद सर्किल में हम लोगों ने काम किया था, एक बरीड टेम्पल है एक मड फोर्टिफिकेशन वॉल के अंदर, तो उसका डॉक्यूमेंटेशन हम लोगों ने प्रॉपरली किया था लिडार और फोटोग्रामेट्री के थ्रू। तो हम लोग नॉन इन्वेसिव मेथड यूज़ करने से पहले हमको जानकारी ज़रूर मिलेगा, अगर ऐसा टेक्निक यूज़ करेंगे तो कहाँ खुदाई करना है और कितना डेप्थ में खुदाई करने के बाद हम लोगों को जो एक्चुअल स्ट्रक्चर मिलता है, ऐसा सब जानकारी मिलता है। तो हम लोग आजकल ऐसा नया टेक्निक्स यूज़ करना चाहिए बिफोर गोइंग फॉर एन एक्सकवेशन। हमारे पास अभी ऐसी कौन सी उन्नत तकनीकें हैं जो हम यूज़ करते हैं? आर्कियोलॉजी बेसिकली एक मल्टी डिसिप्लिनरी सब्जेक्ट है, उसमें आर्कियोलॉजी अकेले सर्वाइव नहीं कर सकते। तो उसमें हम लोगों को हिस्ट्री से लेना पड़ता है, बॉटनी, जैसे कि फॉर एग्जांपल एक्सकवेशन में अगर हम लोगों को आर्कियो बॉटनी, और अगर बॉन्ड मिल जाएगा तो हमको जूओ आर्कियो सब चीज़ों में फॉर एग्जांपल हर चीज़, इवन एक्सकवेशन का जो बेसिक स्ट्रैटिग्राफी है वो कॉन्सेप्ट इज़ ऑल्सो फ्रॉम जियोलॉजी। तो इसलिए आर्कियोलॉजी अकेले सर्वाइव नहीं कर सकते, इसलिए आजकल बहुत सारा ऐसा टेक्निक्स है हम लोग यूज़ कर सकते हैं आर्कियोलॉजी में, ताकि हम लोग को बेटर रिजल्ट्स लेके आएंगे और प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन के लिए हेल्प करते हैं। इंडिया का कॉन्सेप्ट चल रहा है, विकसित भारत की परिकल्पना पर हम आगे बढ़ रहे हैं, यहाँ हम आर्कियोलॉजी को कहाँ देखते हैं? तो जैसे कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का एक मैंडेट है, हम लोग ग्रेटर इंडिया आजकल जो ग्रेटर इंडिया कॉन्सेप्ट में जो कंट्रीज़ आते हैं उधर बहुत सारे जगह पे हम लोग हमारा टीम को भेज के एक्सकवेशन कर दे, जैसे कि एक्सकवेशन कंजर्वेशन प्रोग्राम्स, जैसे कि कंबोडिया में हमारा, वियतनाम में हमारा टीम है, कंबोडिया में है, बहुत सारे कंट्रीज़ में हमारा योगदान से बहुत सारा स्टडीज़ आजकल हो रहा है। तो फ्रॉम आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया में ये बोलना चाहती हूँ कि हम लोग ये विकसित जो ग्रेटर इंडिया कॉन्सेप्ट में जितना कंट्रीज़ जुड़े हुए हैं, वी आर कॉन्ट्रीब्यूटिंग आवर एनर्जी, आवर मैन पावर, आवर स्कॉलर्स एवरीथिंग। उसमें जो जितना भी जो क्या बोलते हैं आज तक जो नहीं आया है वो सब रिवील करने के लिए हमारा टीम ऑलरेडी है।
उसमें हम लोग आगे भी देखेंगे कि उन लोगों का काम से कितना, बहुत सारे, जैसे कि कंबोडिया में आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का वर्क बहुत ज़्यादा तारीफ़ हो चुके हैं जितना, तो कंबोडिया में काम करते हैं, म्यांमार में हमारा टीम है, इवन मालदीव्स में भी काम करते हैं। तो इसी तरीके से हम लोग काम कर रहे हैं। जैसा आपने बताया कि इतिहास और पुरातत्व का गहरा संबंध है, तो इससे इतिहास को ज़्यादा महत्व मिलता है या इतिहास से पुरातत्व को ज़्यादा महत्व? ये तो बहुत या एक सिक्के के दो पहलू, वैसे भी बोल सकते हैं, और इंटर जो कनेक्टेड है हम लोग। मैंने पहले भी बोला था, आर्कियोलॉजी को हम लोग अकेले इन आइसोलेशन नहीं कंसिडर नहीं कर सकते। तो ये एक दूसरे को इन्फ्लुएंस करके, एक दूसरे को कंट्रीब्यूट करके ही सर्वाइव हो सकता है। अब एक थोड़ा क्वेश्चंस में, क्योंकि मैं साइंस बैकग्राउंड की हूँ, तो मैं भी जानना चाहूँगी कि आजकल बच्चे साइंस के पीछे भी भागते हैं, उनको फिजिक्स पसंद है, कंप्यूटर्स पसंद है, वो आईटी में जाना चाहते हैं। ऐसे में आप हमारे युवाओं को पुरातत्व में आने के लिए किस तरह से प्रोत्साहित करेंगे? इसमें आर्कियोलॉजी का एक बदनाम जैसे बोलते हैं, जैसे कि आर्कियोलॉजी में काम जॉब मिलना मुश्किल है, ऐसा एक है। अगर देखा जाए तो बाकी जो साइंस सब्जेक्ट या दूसरा जो सब्जेक्ट्स में जो जितना अपॉर्चुनिटीज़ है वो आर्कियोलॉजी में मिलता नहीं है। लेकिन मेरा कहना है कि एप्टीट्यूड और एटीट्यूड जो अगर होगा तो इसमें भी फ्यूचर पॉसिबल है। और जैसे आपने बोला था कि आईटी का बहुत सारा फैक्टर्स आर्कियोलॉजी के लिए इम्पोर्टेंट है। जैसे कि फॉर एग्जांपल हैदराबाद में कुछ आईटी प्रोफेशनल्स दे आर ट्राइंग टू डिसाइफर हारप्पन स्क्रिप्ट, ऐसा हम लोग प्रोजेक्ट्स आईटी वाले भी करते हैं। ऐसा नहीं है कि मैंने पहले जैसे बोला कि एवरीथिंग इज़ इंटरकनेक्टेड। फॉर एग्जांपल बॉटनी स्टूडेंट्स इसमें काम कर सकते हैं, जूलॉजी स्टूडेंट्स काम कर सकते हैं। उसमें खाली एक ही सब्जेक्ट काम नहीं कर सकते, वो है कॉमर्स वाले। लेकिन आजकल कॉमर्स वाले ये भी कर सकते हैं कि एंशिएंट कॉइनेज के ऊपर वो भी कर सकते हैं। अगर देखा जाए तो आर्कियोलॉजी कैन बी, वो एक मोल्ड कैसे भी किसी भी सब्जेक्ट के साथ वो मोल्ड कर सकता है। तो मैडम मैं थोड़ा सा जानना चाहूँगी कि जैसे जो बच्चे अभी पीजी कर रहे हैं बॉटनी में, जूलॉजी में, तो क्या वो इस ब्रांच में आ सकते हैं? उन लोगों का रिसर्च पीएचडी में उसको कनेक्ट कर सकते हैं, पीएचडी में कनेक्ट कर सकते हैं। और कुछ कॉलेजेस में तो डिग्री अगर साइंस बैकग्राउंड से है तो दे कैन गो फॉर पोस्ट ग्रेजुएशन। प्योर स्ट्रीम चेंज पहले था ऐसा, लेकिन आजकल तो लोग आते हैं। मतलब प्योर स्ट्रीम अगर बॉटनी है, जूलॉजी है, तो उससे कर भी वो आर्कियोलॉजी में जा सकते हैं। पीजी में आ सकते, कुछ यूनिवर्सिटी में तो अपॉर्चुनिटीज तो है। मतलब रोजगार के काफ़ी अवसर हम इसमें देख पाते हैं। जूलॉजी का स्टूडेंट भी जा सकता है, बॉटनी का भी जा सकता है, अदर साइंस। क्योंकि यही एक मिसअंडरस्टैंडिंग है कि हिस्ट्री बैकग्राउंड या आर्कियोलॉजी बैकग्राउंड वाले ही आर्कियोलॉजी में काम कर सकते। इसे आर्कियोलॉजी में जो लोगोस है दैट मीन साइंस इटसेल्फ, तो इसमें साइंस का बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। तो आपका मेनली वर्क फील्ड वर्क ही रहता है? हाँ, आजकल फील्ड वर्क नहीं, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन पार्ट जैसे कि एडमिनिस्ट्रेशन मेनली है। तो फिर दोनों में आप कैसे बैलेंस करते हैं? बैलेंस करना पड़ता है, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन है तो भी हमारा जो मेन काम जो है वो फील्ड वर्क बेस्ड ही है। तो इसमें नॉट ओनली फील्ड वर्क, कंजर्वेशन में भी हम लोग को हमारा ओपिनियन देना पड़ता है, मॉनिटरिंग करना पड़ता है, और एक्सकवेशन एक्सप्लोरेशन उसमें भी हमारा रोल है। लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन भी है। फॉर एग्जांपल हमारा अलग अलग सर्कल्स है, सर्कल से जुड़े हुए बहुत सारे इश्यूज़ भी है, वो सब टैकल करना होता है। एक बहुत ही प्यारा सा प्रश्न आपके सामने लेकर आ रही हूँ कि एक महिला होने के नाते मैं ये जानना चाहती हूँ कि क्या महिला होने के नाते कभी आपको इस फील्ड में कोई तकलीफ़ आई या कोई ऐसी चुनौती भरा कार्य आपको करना पड़ा? सोसाइटी, आज के जो सोसाइटी में जो फेस करते हैं वो हर फील्ड में है, वो मुझे भी फेस करना पड़ता है। लेकिन उस अभी में आजकल क्या होता है कि आगे हम लोग बढ़ रहे हैं, ये सब फाइट करके हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। आई एम सो हैप्पी दैट पीपल लाइक यू, और बहुत सारा जो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया में भी फीमेल आर्कियोलॉजिस्ट है, दे आर रियली परफॉर्मिंग वेल। और स्टूडेंट्स फील्ड में भी बहुत सारा लड़कियां आगे आ रहे हैं। पहले क्या होता था कि हाँ, मतलब ऐसा लेबोरियस काम लेडीज़ नहीं कर सकते, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। वी आर प्रूविंग आवरसेल्व्स। तो इसमें इश्यूज़ तो है, क्योंकि सोसाइटी में कुछ ऐसा नहीं है कि 100% नहीं है, लेकिन कुछ इश्यूज़ इधर उधर से आते हैं एंड वी आर टैकलिंग इट। मतलब फीमेल कैंडिडेट्स काफ़ी आ रही हैं? बहुत सारा आ रहा है, बहुत सारा, एंड दे आर वेरी प्रोएक्टिव, बहुत प्रोएक्टिव है। और फील्ड वर्क में मैंने देखा है कि वो लोग बहुत आगे वॉलंटियरली लीड करने का कोशिश भी करते हैं। और एक क्वेश्चन है कि यदि आपको किसी विशेष ऐतिहासिक स्थल पर जाने का अवसर मिले या वहाँ शोध कार्य करने का अब भी अवसर मिले, तो आप कौन सा ऐतिहासिक स्थल चुनेंगे? इंडिया में या बाहर? इंडिया में अहिचत्रा में काम करने का मन है। जैसे कि फॉर एग्जांपल कुछ भी अर्ली हिस्टोरिक साइट, ऐसे स्पेसिफिकली मैं नाम नहीं देने, क्योंकि मैं
केरला से बिलोंग कर रही हूँ, ज़्यादातर मैंने साउथ इंडियन रीजन में ही काम किया है। तो मेरे लिए नॉर्थ इंडियन रीजन इन एवरी वे नया है। इवन हिस्ट्री हो, लैंडस्केप हो, कल्चर हो या क्लाइमेट हो, एवरीथिंग इज़ न्यू फॉर मी। तो मेरे लिए नॉर्थ इंडिया का कोई भी साइट में जो काम करने का मौका मिलेगा वो मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। और फाइनली आप आर्कियोलॉजी के माध्यम से भारतीय समाज को एक कौन सा स्ट्रॉन्ग मैसेज देना चाहेंगी? आर्कियोलॉजी, जैसे मैंने बोला था कि इसमें हमको दैट्स अ स्टडी ऑफ द पास्ट फॉर द बेनिफिट ऑफ प्रेजेंट एंड फ्यूचर। ये थोड़ा हमको ध्यान में रख के काम करना चाहिए। जो भी हो प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन, जो भी काम करते हैं दैट शुड बी विदाउट एनी बायसनेस। जो एविडेंस बेस्ड काम अगर आर्कियोलॉजी में करेंगे तो हमको बहुत सारा आउटपुट और रिजल्ट आ सकते हैं। तो हमारा जो भी विचारधारा है वो सब पर्सनल मैटर है, उसको हटा के जो भी एविडेंस बेस्ड आर्कियोलॉजी, जैसे कि आजकल का आर्कियोलॉजिस्ट लोग का काम करने का तरीका वैसे ही है, हम लोग एविडेंस बेस्ड ही काम करते हैं। एविडेंस बेस्ड काम करना चाहिए। और जैसे मैंने बोला है कि प्रॉब्लम ओरिएंटेड काम पे ज़्यादा हमको हाईलाइट करना चाहिए, फोकस करना चाहिए। और आजकल एक नया प्यार है पब्लिक आर्कियोलॉजी, क्योंकि पब्लिक आर्कियोलॉजी फॉर एग्जांपल हमको पब्लिक को हमेशा दूर रखते हैं। तो हम लोग जो भी काम करते हैं हमको पब्लिक को भी उसमें एंगेज करने का एक प्रोग्राम ऐसा कुछ करना चाहिए। फॉर एग्जांपल एक्सकवेशन कर रहे हैं तो कभी कभी क्या होता है कि हम लोग सेक्लूडेड जगह पे बाहर वालों को आने नहीं देता है। तो हम लोग पब्लिक को भी थोड़ा एंथुजियास्टिक बनाने के लिए उन लोगों को भी थोड़ा उसमें पार्टिसिपेट करने का मौका देना है। पार्टिसिपेट इन द सेंस नहीं टेक्निकली नहीं, आके देखने का और इंटरप्रेट करने का। जैसे कि कुछ एक्सकवेशन कैंप्स में हम लोग जो मिलता है टेम्पररी एग्जीबिशन करते हैं, स्कूल के बच्चे आते हैं वैसे। और बहुत सारा हम लोगों को इवेंट्स बना ऑर्गेनाइज कर सकते हैं जिसमें पब्लिक को इनकरेजमेंट देने के लिए। अदरवाइज़ ऐसा एक मानना है कि आर्कियोलॉजी एक अलग सा फील्ड है। अगर हमारे घर के या प्रॉपर्टी में कुछ आर्कियोलॉजिकल एविडेंस मिल गया तो हमारा लैंड लेके जाएंगे, गवर्नमेंट कब्जा करेंगे, ऐसा कुछ बहुत सारा गलतफहमी है। तो पब्लिक को हम लोग इसमें ज़्यादा इंक्लूड करेंगे तो वो लोग को ये सब मिसअंडरस्टैंडिंग दूर हो जाएंगे। और आर्कियोलॉजिकल एक्सपेडिशंस जो इंडिया में है वो थोड़ा कॉर्डियल और अच्छी तरह से करने का मौका हम लोगों को मिलेगी। ये मतलब आर्कियोलॉजी में काफ़ी सारे अवसर हमारे पास हैं और काफ़ी आगे। हाँ, क्योंकि कम्युनिटी एंगेजमेंट थोड़ा कम है इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में। क्योंकि बाहर के कंट्रीज़ में, जैसे कि बहुत सारा अफ्रीकन कंट्रीज़ में मॉन्यूमेंट, एक जगह पे मॉन्यूमेंट है तो उधर का कम्युनिटी को उसमें डिसीजन देने का भी पावर होता है। लेकिन इंडिया में बहुत सारे लिमिटेशंस है। फिर भी हम लोग को कम्युनिटी एंगेजमेंट करेंगे तो उन लोगों को भी अपना मॉन्यूमेंट, अपने गांव में जो मॉन्यूमेंट है उसके प्रति थोड़ा प्यार भी बढ़ेंगे, लगाव भी हो जाएंगे। और कोई बाहर से कोई आके उसको डिस्ट्रक्ट करने का या वैंडलिज्म करने का कोशिश करेंगे तो दे विल प्रोटेक्ट देयर मॉन्यूमेंट। तो काफ़ी सारी लिमिटेशंस के साथ ही हम आगे बढ़ रहे हैं, आप मानती हैं? मैं पक्का, मैं तो ऐसा ही बहुत सारा ऐसा एक्सपेरिमेंटल वे में कर रहे हैं हम लोग। और कुछ साइट्स पब्लिक के लिए भी ओपन की जा सकती हैं, उनकी रुचि के लिए। बच्चे देखेंगे, रुचि जागेगी, वो इस सब्जेक्ट को बेहतर तरीके से नज़दीक से जान पाएंगे। जैसे कि बर्डनगर में एक्सकवेटेड साइट्स को ओपन किया हुआ है, जाके लोग जाके देख सकते हैं एक्सकवेशन कैसे, मतलब ट्रेंचेस देख सकते हैं कितना नीचे तक गए। और एक एक्सपेरिमेंटल म्यूज़ियम भी बनाया है। तो ऐसा हम लोग पब्लिक को जानकारी ज़्यादा देने का कोशिश कर रहे हैं। एक बहुत सुंदर गीत की पंक्ति है कि माटी सभी की कहानी कहेगी। आपका हम एक बार पुनः यहाँ पर स्वागत करते हैं, क्योंकि आज इस उज्जैन की माटी पे, जो कि ऐतिहासिक स्थल है, तो यहाँ पर आपको यहाँ के कौन से ऐतिहासिक स्थल ने प्रभावित किया? उज्जैन में सच उज्जैन में मैं एक्चुअली ज़्यादा ट्रैवल नहीं किया है, एक्सेप्ट जो महाकाल मंदिर वही देखा है। लेकिन मांडू मेरे लिए बहुत प्यारा सा जगह है। थोड़ा मतलब आर्कियोलॉजिकल उसमें पॉइंट ऑफ व्यू में मांडू मेरा फेवरेट प्लेस है। मैडम, आपसे मिलकर हमको बहुत अच्छा लगा। बहुत सारी बातें हमने आर्कियोलॉजी के बारे में जानी और निश्चित रूप से हमारे दर्शकों ने भी अपने ज्ञान में वृद्धि की होगी। और हम बहुत बहुत आपका पुनः स्वागत करते हैं। थैंक यू सो मच। तो आज की हमारी इस विशेष चर्चा में आपने सुना स्मिता मैडम को, और ऐसी ही अगली श्रृंखला में हमारे साथ कोई अन्य अतिथि हमारे बीच रूबरू होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।